स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी दफनाओ इस पनौती को, हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। आज इसका खेल खत्म। एक अधीर आदमी, उसकी पत्नी और उसका बेटा, एक महिला जो शायद उनकी बहू थी, उसे शमशान घाट में दफना रहे थे। उसे दफना कर वो खुशी खुशी घर वापस आ गए और एक नए घर में शिफ्ट हो गए। आज उसके माँ बाप उसके लिए लड़की देखने जाने वाले हैं। माँ, वो कहीं वापस तो नहीं आएगी ना? सौरभ डरते हुए पूछता है। नहीं रे, उस असौभाग्यवती को दफना दिया है। अब तुम्हारे लिए एक गुणी और सौभाग्यवती बहू लाएंगे जो हम सब की जिंदगी में खुशियां भर देगी। वो तीनों एक अच्छे घर में जाते हैं। उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आती है और लड़की वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्द ही शादी का मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी में लग जाते हैं और फिर शादी के दिन बड़ी धूमधाम से वर वधू के फेरे होते हैं। फिर शादी संपन्न हो जाती है। रात को सौरभ की नई पत्नी, जिसका नाम गीता था, वो साड़ी से अपने चेहरे को ढक कर बैठी हुई होती है। सौरभ उसके पास जाता है। जैसे ही वो धीरे धीरे उसका घूंघट उठाता है, पर ये क्या, सौरभ डर के मारे कांप जाता है। वहाँ गीता की जगह उसकी पहली पत्नी सुरभि बैठी थी और वो एक डायन बन चुकी थी। वो सौरभ के पास जाती है। सौरभ, आइए ना, क्या हुआ? दूर आओ तुम। तो तुम यहाँ कैसे? सौरभ कांपते हुए बोला। कैसी बातें कर रहे हैं? आपने ही तो मुझसे अभी शादी की है, सुरभि बोली। सौरभ ने कहा, पर मैंने तो गीता से शादी की है। तो तुम? सुरभि की आंखों की ज्वाला भड़क उठी। वो गीता नहीं, मैं थी। तुम लोगों से बदला लेने आई हूँ। क्या गलती थी मेरी? मैं तो जीना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे असौभाग्यवती का कलंक लगाकर मार डाला। सुरभि रो पड़ी। मुझे माफ कर दो सुरभि, मैं मम्मी पापा की बातों में आ गया था। सौरभ डरते हुए बोला। माफी नहीं, अब सजा मिलेगी तुम तीनों को, सुरभि बेहद खौफनाक आवाज में बोली और सौरभ को मार डाला। सौरभ की चीख सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए आए, लेकिन जब सुरभि को देखा तो वहाँ से डर के मारे भागने लगे। लेकिन सुबह उन तीनों की लाश उनके घर के बाहर मिलती है, जिसे बहुत बुरी तरीके से नोच नोच कर मारा गया था। अब चलिए मैं आपको सुनाती हूँ कुछ महीने पहले की कहानी। सुरभि बेटा, कहाँ हो तुम? सुरभि के दादाजी मूलचंद बोले। क्या हुआ दादाजी? सुरभि दादाजी के पास आकर बोली। मूलचंद ने कहा, अरे बेटा, जरा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सुरभि ने कहा, क्या दादाजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अपने दादाजी की सेवा करना चाहती हूँ। मूलचंद ने कहा, अरे बेटा देखो, मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं बची है। जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी शादी और तुम्हारे बच्चों को देखना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? सुरभि ने कहा, दादाजी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अभी तो आपको मेरे बच्चों के बच्चों की भी शादी करवानी है। मूलचंद ने कहा, नहीं बेटा, बस तुम्हारी शादी करवा दो, फिर तुम्हारे मम्मी पापा के वचन से मुक्त हो जाऊंगा और चैन से मर जाऊंगा। सुरभि ने कहा, ओके, आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप दोबारा अपने मरने की बात नहीं करोगे। सुरभि के माता पिता नहीं थे। बचपन से वो अपने दादाजी के साथ ही रहती थी, वो ही उसका परिवार थे। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। उसमें से सौरभ और उनके माता पिता निकले। मूलचंद उन्हें आदर से अंदर बिठाते हैं और सुरभि को आवाज लगाते हैं, बेटा सुरभि, सबके लिए चाय लाओ। सुरभि चाय लेकर आती है। वो आज बहुत सुंदर लग रही थी। चाय पीने के बाद, भाई हमें तो लड़की बहुत पसंद है,
अब यही हमारे घर की बहू बनेगी, सौरभ की मम्मी बोली। तभी सौरभ के पापा कुछ फुसफुसाए, लेकिन सौरभ की मम्मी उन्हें चुप करा देती है। मूलचंद ने कहा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा सुरभि, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना? ये सुनकर सुरभि शर्मा कर चली गई। चलो तो ठीक है, जल्दी से शादी की मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद सौरभ और उनके माँ बाप गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। बीच रास्ते में सौरभ के पापा बोल पड़े, ये क्या किया तुमने? पता है ऐसा करने से कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है? हमारे बेटे की कुंडली को देखकर हमारे गुरुजी ने क्या कहा था कि इस घर में वही लड़की बहू बनकर आ सकती है जिसने अपने जीवन में किसी का खून किया हो, उसे ही हमारे कुल देवता स्वीकार करेंगे। अरे चुप रहिए, उनका जायदाद देखा है, अकेले वारिस है, और ये सब ना पुराने जमाने की बातें हैं। आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, सौरभ की मम्मी बोली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मौत को बुलावा दे रहे हैं। आखिरकार शादी का दिन आ गया। शादी होने के बाद दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। जब सुरभि लोटे के चावल को गिराती है तो उसमें से काले रंग के चावल निकलते हैं, और वो भी बहुत गंदी दुर्गंध से भरे हुए। धीरे धीरे लोग उसे भूल गए, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से वो घटना शुरू हो गई। सौरभ का बार बार एक्सीडेंट होना, सौरभ के पापा को पागलपन की अटैक आना और बहुत कुछ। सभी सुरभि को दोष देने लगे, सभी लोग उसे डायन मानने लगे। एक दिन जब सुरभि घर में नहीं थी, तभी सौरभ और उसके माँ बाप के सामने उसके कुल देवता प्रकट हुए। वे खौफनाक और डरावने लग रहे थे और गुस्से में बोले, इस घर के रिवाज को तुम लोगों ने तोड़ दिया, अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमें मत मारिए, कोई तो उपाय बताइए। थोड़ी देर बाद सुरभि घर आती है। घर में अंधेरा था। वो स्विच को दबाने के लिए आगे बढ़ी, तभी किसी ने पीछे से उस पर वार किया और वो गिर पड़ी। तभी एक आवाज आई, आज से इस असौभाग्यवती का किस्सा खत्म। ये सौरभ की मम्मी थी। फिर वे उन्हें घसीटते हुए दफनाने ले गए और जमीन में दफन कर दिया। लेकिन वो अभी जिंदा थी और जब होश में आई तो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो मर गई। वो लोग वहाँ से खुशी खुशी चले गए। तभी वहाँ एक साया उत्पन्न हुआ जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बिल्कुल लाल, जैसे गुस्से से आग बरस रही हो, और वो आगे बढ़ी अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और बाकी की कहानी तो मैंने आपको पहले ही सुना दी। ये कहानी है सूरजपुर जिले के गांव पूरन की, जहां नुपुर नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। 14 वर्ष के होते तक वो ऊंचे कद काठी की वजह से उम्र से अधिक बड़ी दिखने लगी थी। गोरा वर्ण और लंबे काले केश की वजह से वो बहुत खूबसूरत लगती थी। जितना सुंदर सूरत उतनी ही सुंदर सीरत भी थी उसकी। मधुर व्यवहार, वो मधुर वाणी सबका मन मोह लेती थी। यही वजह है कि इतनी कम उम्र में उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। पर वो अपनी 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, सबकी लाडली। वो अभी पढ़ना चाहती थी, पर समस्या ये थी कि 8वीं के बाद उसे 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। भाई सब बाहर चले गए थे। उसके साथ की सहेलियों का विवाह हो चुका था। किसी तरह माँ को मना लिया आगे की पढ़ाई के लिए। पिता तो पहले से ही उसकी पढ़ाई के लिए तैयार थे। जुलाई से उसने 9वीं कक्षा के लिए पूरन से प्रेम नगर जाने लगी, जो एक कस्बा था। कॉलेज भी खुल गया था। जब वो जाती तो एक तालाब बीच में आता था, जहाँ पीपल के पेड़ पर अस्थियां लटकी हुई रहती थी, जिसे देखकर नुपुर भय से कांपने लगती। हवा के झोंके से पीपल का पत्ता डोलता तो वो और भी भयभीत हो जाती थी। कोई राहगीर भी भूले बिसरेवान दिखता नहीं था। वैसे भी 12 बजे से शाम 5 बजे स्कूल का समय रहता था। इस वक्त लोग घर पर या फिर खेत में रहते थे। पीपल के पेड़ के सामने शमशान घाट भी था। उसे भय लगता था तो वो वहाँ से दौड़कर आगे निकल जाती थी। आगे कुछ दूर पर फिर एक तालाब मिलता। वहाँ जाकर उसे भय नहीं लगता था। पता नहीं क्यों नुपुर को आगे के तालाब के पास ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर चहल पहल है। पदचाप भी सुनाई देते थे, पर कभी वो पलट कर नहीं देखती थी। उसका सिद्धांत था पलट कर नहीं देखना। एक रोज उसके पिताजी ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं है? नुपुर ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है पापा,
पर रास्ते में शमशान घाट पड़ता है, बस वही थोड़ा डर लगता है पापा। तो जब भी शमशान घाट से निकलो उस जगह को प्रणाम किया करो। कोई चिता जलती दिखे तो भी हाथ जोड़कर उस मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया करो, फिर तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। यही जीवन का सच है मेरे बच्चे, और सबकी मंजिल भी यही है। एक दिन तो सभी को वहीं तक पहुंचना रहता है। कभी भयभीत नहीं होना, जो मर चुका उससे कैसा भय। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। अगले दिन नुपुर फिर स्कूल के लिए निकली तो शमशान घाट पर चिता धू धू कर जल रही थी। वो रुकी, उसने प्रणाम किया। वो सोचने लगी, पापा ने सच ही कहा था, आज तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा। कुछ आधा किलोमीटर आगे बढ़ी तो फिर दूसरा तालाब मिला। उसके बाद उसके साथ फिर कोई पदचाप की आवाज आने लगी। न जाने क्यों आज इस तालाब के पास उसे थोड़ा भय हुआ, क्योंकि ये एक सुनसान रास्ता था, गांव को सड़क से जोड़ने वाली कच्ची राह, जहाँ मुश्किल से भी कोई राहगीर नहीं दिखते थे। पर पढ़ने के लिए कुछ कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। आखिर पीछे वाले तालाब की तरह ये भी वहम ही लगा। अपना मन मजबूत करके नुपुर आगे बढ़ गई। 9वीं से 10वीं कक्षा में पहुंच गई। 16 वर्ष में नुपुर और भी खूबसूरत लगने लगी थी। जब वो स्कूल जाती अपने आसपास किसी को महसूस करती थी। 10वीं का अंतिम पेपर देकर वो उस दिन घर लौट रही थी। तालाब के पास से उसकी नजर अचानक अपनी परछाई पर पड़ी तो वो चौंक गई। उसकी परछाई के साथ एक और काली परछाई थी। वो दौड़कर घर भाग जाती है। उसे डर की वजह से बुखार आ जाता है। स्वस्थ होने पर वो ननिहाल जाती है तो भूल जाती है काली परछाई के बारे में। फिर उसे लगता है कि ये भी कोई वहम ही होगा। ननिहाल में हम उम्र सखियों के साथ पड़ोस के विवाह भी देखती है, जहाँ एक युवक आया था, 22 वर्ष का। संस्कार नाम था उसका, बहुत खूबसूरत था। नुपुर उसे अपना दिल दे बैठती है। दोनों ने पत्र व्यवहार करने का वादा किया। साथ ही नुपुर के 12वीं पास करते ही विवाह करने की कस्में भी खा ली। छुट्टियां खत्म हो गई थी। 11वीं में कला विषय लेकर आगे की पढ़ाई करने नुपुर वापस प्रेम नगर के स्कूल जाने लगी। जुलाई निकल गया, वो स्कूल नहीं गई क्योंकि बारिश की वजह से सारे रास्ते में कीचड़ हो जाता था। सितंबर लगा तो वो नियमित स्कूल जाना शुरू कर देती है। आज जब तालाब के पास पहुंची तो फिर से एक काली परछाई नुपुर को दिखी। नुपुर ने उसे नजरअंदाज किया। वो देखना ही नहीं चाहती थी ताकि उसे डर ना लगे। वो जब वापस आई तो स्कूल के पास से तालाब तक फिर वो काली परछाई उसे अपने साथ साथ नजर आई। हफ्ते गुजर गए, अब तो उसकी हिम्मत ही जाती रही। दिसंबर की ठंड में वो स्कूल से लौट रही थी। 5 बजे धूप जा चुकी थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके बावजूद भी वो काली परछाई उसके साथ है। उसने गौर किया तो वो किसी पुरुष की परछाई थी। वो भय से कांपने लगी, पलटकर इधर उधर देखने लगी, पर कोई नहीं था। कौन है ये? किसकी परछाई है ये? सामने आओ, कौन हो तुम? तभी एक सुंदर सा युवक नुपुर के सामने आया। एक तीव्र इत्र की गंध वातावरण में फैल गई। डरो नहीं प्रिय, मैं हूँ। कौन हो तुम? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बस यही जानो। आगे अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आगे की बात बताने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उस युवक के एकाएक सामने आने से नुपुर को लगा कोई मनचला होगा। हाँ कह देती हूँ, फिर पिताजी से शिकायत करके इसे सबक सिखा दूंगी। ये सोचते हुए वो कहती है, अच्छा तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब बोलो, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्यों मेरा पीछा करते हो? कहाँ के रहने वाले हो? अनजाने में नुपुर ने उस युवक को निमंत्रण दे दिया अपने साथ चलने को। वो कहता है, मैं यहीं तालाब में डूब कर मरा था। सलीम नाम है मेरा। तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब से तुम इस राह से जा रही हो तब से तुम्हारे साथ स्कूल तक गया, फिर वापस यहाँ तक आता हूँ। जब तुम नहीं आती तो तड़प जाता हूँ। नुपुर,
मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं जिन हूँ। ये कहते हुए वो हवा में लहराने लगा। नुपुर ये देखकर बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन उसे होश आता है। 2 वर्ष बीत जाते हैं। वो जिन नुपुर के कभी आसपास तो कभी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता था। अब नुपुर के जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ गए थे। वो बहुत विचित्र और अद्भुत इत्र लगाती, पहनावे और श्रृंगार करती। वो जिन उसे तंग नहीं करता था। नुपुर तो जैसे अपने होश में ही नहीं रहती थी। घर में नुपुर का बदला स्वभाव तो महसूस हुआ, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये कोई जिन का साया होगा। इधर संस्कार 2 वर्ष से नुपुर का पत्र नहीं आने से उसके लिए बेचैन हो गया। वो अपने पिता को रिश्ते के लिए भेजता है। संस्कार भी वहाँ मिलने जाता है। तब उसकी माँ ने मना कर दिया कि अभी नहीं, जब सब तय हो जाएगा तभी मिलना, और संस्कार मान जाता है। इधर रिश्ता तय होता है। वो जिन नुपुर से कहता है, तुम धोखा दे रही हो मुझे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम किसी और की नहीं हो सकती। वो नुपुर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और पूरे घर में कोहराम मच जाता है। वो कभी हवा में लहलहाती तो कभी छत की मुंडेर पर चलती, कभी पुरुष की आवाज में अट्टहास करती। घर के लोग ये सब देखकर घबरा जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये किसी जिन का साया है। नुपुर को किसी तांत्रिक को दिखाना होगा। नुपुर के पिताजी को समझ नहीं आता कि आखिर क्या करे। तभी संस्कार उससे मिलने आता है। उसे कोई कुछ नहीं बताता। वो नुपुर से मिलने जाता है तो उसकी चढ़ी हुई लाल आंखें, तीव्र इत्र की गंध से संस्कार को बेचैनी होने लगती है। वो कहता है, नुपुर ये क्या है? इतना इत्र कब से लगाने लगी तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये कहते हुए नुपुर के कंधे पर हाथ रखता है कि एक तीव्र झटका संस्कार को लगता है। वो दीवार से जा टकराता है और उसका सर फूट जाता है। उसके बाद नुपुर बाल बिखरे हुए शरीर पर सर पटकने लगती है। वो जिन नुपुर के शरीर से बोलता है, धोखेबाज, तू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। मैंने तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी और अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। कहते हुए वो नुपुर का शरीर हवा में तैरने लगता है। संस्कार नीचे आता है और उसकी हालत देखकर नुपुर के पिताजी संस्कार से माफी मांगते हैं। उन्हें अब यकीन हो जाता है कि नुपुर से अब कोई विवाह नहीं करेगा। वो रोते हुए बैठ जाते हैं। संस्कार भी कहाँ हार मानने वाला था। वो किसी अच्छे तांत्रिक को ढूंढने निकल जाता है कि तभी नुपुर का शरीर भी हवा में लहलहाता है। वो बेहोश थी। कमरे में जोरदार शॉर्ट सर्किट होता है और अचानक से भयानक आग लग जाती है। संस्कार अभी कुछ ही कदम चल पाया था कि तब तक नुपुर की आत्मा अपना जिस्म छोड़ देती है और नुपुर की मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद एक लड़की माया स्कूल जाने के लिए निकलती है और तालाब के पास एक काली परछाई उसका पीछा करने लगती है। मम्मी, रोहन तेज स्वर में चिल्लाता हुआ उठ बैठा। उसके चेहरे पर डर के मारे पसीना आ गया था। हे भगवान, कितना डरावना सपना था। मैं उस 20वीं मंजिला बिल्डिंग से नीचे कूद गया, लेकिन क्यों? मैं उस अनजान जगह में क्यों गया? क्यों मुझे मरने की जरूरत पड़ी? खैर छोड़ो, सपना ही तो था ना। सपने भी कभी सच होते हैं भला? रोहन ने अंगड़ाई लेते हुए घड़ी की ओर देखा तो वो चौंक गया। अरे बाप रे, 8 बज गए। मैं तो स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। चल बेटा रोहन, जल्दी से तैयार हो जा, वरना शर्मा सर वाला वो राक्षस तुझे खा जाएगा। रोहन तेजी से तैयार होकर स्कूल की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उसकी नजर एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ी, जो रास्ते के बीच में डरी हुई सहमी सी उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। रोहन को उस पर दया आ गई। वो गाड़ियों से बचते बचाते उस बिल्ली के पास पहुंचा और उस बिल्ली को पुचकारते हुए बोला, ओ प्यारी बिल्ली, तुम यहाँ कैसे पहुंची? चलो मैं तुम्हें सड़क किनारे ले चलता हूँ। बिल्ली कुछ देर तक रोहन के पास आने से डर रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वो रोहन के पास चली गई और रोहन उसे गोद में लेकर जैसे ही मुड़ा तो अचानक एक कार तेजी से उसके पास आकर ब्रेक मारते हुए रुकी।
रोहन ने डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। तभी कार के अंदर से एक तेज आवाज आई, ए बच्चे, मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? सॉरी अंकल, रोहन ने अनमने ढंग से कहा और मुड़कर दूसरी साइड जाने लगा। लेकिन तभी उसके सामने एक अनियंत्रित ट्रक आ गया। ट्रक रोहन और उस बिल्ली को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। रोहन के मुंह से बस एक ही चीख निकली, आह! आवाज सुनकर रोहन की मम्मी तेजी से रोहन के कमरे में आई। क्या हुआ बेटा? रोहन ने जब अपनी आंखें खोलकर देखी, वो हैरान परेशान सा अपने शरीर को देखने लगा जो अभी ट्रक से कुचला था, जिसके चिथड़े उड़ गए थे और सिर्फ मांस बचा था। मम्मी ने कहा, क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? रोहन ने कहा, सपना? मैं सपना देख रहा था, लेकिन फिर मम्मी ने कहा, मैं तो पहले ही बोलती थी रात को ये भूतिया फिल्में मत देखा करो, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही कहाँ है? रोहन ने कहा, मम्मी मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मी रोहन की नर्व्स चेक करने लगी। कहीं बुखार तो नहीं है? शायद परीक्षा की टेंशन की वजह से होगा। तुम एक काम करो, जाकर स्नान कर लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे। रोहन सीधे स्नान करने चला गया। ऐसे कैसे हो सकता है यार? वो बिल्कुल हकीकत जैसा लग रहा था। रोहन याद करते हुए बोला, अरे यार बस भी कर, इतनी देर से तू वही सोच रहा है। वो बस एक सपना था और कुछ नहीं। सपने हकीकत जैसे ही लगते हैं, लेकिन सपने कभी सच नहीं होते। रोहन के दोस्त समन ने बोला। रोहन ने कहा, हाँ यार तू सही तो बोल रहा है। समन ने कहा, अच्छा ये बता, छुट्टी के बाद मूवी देखने चलेगा? रोहन ने कहा, ठीक है, पर मूवी कौन सी है? समन ने कहा, एनाबेला कम्स होम। मजा आएगा यार, कब से इस फिल्म का इंतजार कर रहा था मैं। रोहन ने कहा, नहीं यार आज नहीं। समन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? डर गया क्या? रोहन ने कहा, रोहन किसी से डरता नहीं है, तू ज्यादा मत बोल। छुट्टी के बाद चलते, देखते कौन डरता है। समन ने कहा, ये हुई ना मर्दों वाली बात। शाम का समय, रोहन और समन सिनेमा के अंदर बैठे हुए थे। उनके हाथों में पॉपकॉर्न, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स थी। फिल्म शुरू हुई। फिल्म के सीन काफी डरावने चल रहे थे। एनाबेला की गुड़िया कैद से आजाद हो चुकी थी। रोहन के चिप्स खत्म हो गए थे। उसने समन के चिप्स लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने कुछ अजीब सा महसूस किया कि समन की सीट पर कोई लड़की बैठी हुई थी। रोहन ने उसकी तरफ देखा तो डर के मारे कांप गया। उसके बगल में एक चुड़ैल बैठी हुई थी। रोहन वहां से तेजी से भागना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए थे। वहीं वो चुड़ैल रोहन की ओर देखती जा रही थी। रोहन अपनी पूरी ताकत के साथ उठा और वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक से उसके सामने वो चुड़ैल आ गई और एक तेज धार वाले चाकू से रोहन का गला काट दिया। रोहन दर्द के मारे वहीं गिर पड़ा। वो चीखना चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। वो चुड़ैल डरावनी हंसी से हंसते हुए रोहन के रक्त को चूसने लगी। रोहन दर्द और मदद के लिए चिल्लाता रहा। तभी एक जोरदार आवाज आई, ये कौन शोर मचा रहा है? शर्मा सर चिल्लाए, जिसे सुनकर समन ने रोहन को चिमटी काटते हुए जगाया। रोहन डरा हुआ सहमा हुआ अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो अपनी क्लास में था और क्लास के सारे बच्चे और शर्मा सर बस उसे ही देख रहे थे। शर्मा सर ने कहा, रोहन अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो घर में ही रहा करो, क्योंकि यहाँ सोने से बाकी बच्चों को भी परेशानी होती है। रोहन सॉरी बोलते हुए क्लास से बाहर निकल गया और स्कूल के मैदान की एक जगह पर जाकर बैठ गया, जहाँ पर उसे कोई ठीक से देख नहीं सकता था। वो वहाँ जाकर बैठ गया। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रोहन चौंक कर पीछे देखता है तो वो स्वाति थी। उसे देखकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। रोहन स्वाति के सीने से लग गया। स्वाति, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ। ये सुनकर स्वाति ने रोहन को शांत कराया। ओके रिलैक्स रिलैक्स, सब कुछ ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है रोहन। रोहन ने स्वाति को सारी बात बताई। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सपना है या हकीकत। सपने के ऊपर सपना और उसके ऊपर एक और सपना, लेकिन मुझे पता है ये सब सपना नहीं है, ये हकीकत है। कोई तो है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मगर कौन? स्वाति ने कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है रोहन,
तुम घर जाकर आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने कहा, नहीं स्वाति, तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही। रोहन की बात बीच में तोड़कर स्वाति तेज आवाज में बोली, मैं बोल रही हूँ ना, घर जाकर सो जाओ। रोहन ये सुनकर स्वाति की तरफ देखता है तो एक बार फिर उसकी रूह कांप गई। स्वाति की जगह वही चुड़ैल बैठी हुई थी जो उस थिएटर में थी। रोहन डर के मारे भागने लगा, लेकिन उस चुड़ैल ने उसके पैर पकड़ लिए, जिससे रोहन मुंह के बल गिर गया। वहीं उसका सिर पत्थर से जा टकराया, जिससे वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उसने आंखें खोली तो उसकी सांसें वहीं अटक गई। उसकी छाती पर वही चुड़ैल बैठी हुई थी। रोहन के होश में आते ही वो चुड़ैल रोहन की ओर कुटिल मुस्कान के साथ देखते हुए रोहन की छाती को चीरने लगी और मजे से खाने लगी। वहीं रोहन दर्द के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ, कौन हो तुम, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सुनकर किसी ने रोहन को जोर से हिलाया। रोहन उठो, ये तुम क्या बोल रहे हो? रोहन ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने स्वाति थी, जो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। रोहन तेजी से उससे दूर हट गया। दूर रह चुड़ैल मुझसे, ये कहकर रोहन वहाँ से तेजी से भाग गया और ये क्रम निरंतर चलने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा दिमाग फट रहा है, मैं पागल होता जा रहा हूँ। मेरे साथ ही ये सब क्या हो रहा है? ये सपना है या हकीकत? रोहन आंखें बंद किए अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो रात हो चुकी थी। वो किसी बिल्डिंग के छत पर बैठा था। उसने आवाज की तरफ देखा तो एक लड़की कोने में बैठी हुई रो रही थी। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कौन हो तुम और यहाँ कैसे बैठी हो? ये सुनकर वो लड़की बोली, मेरा नाम यामिनी है और मैं यहाँ अपने आप नहीं आई। मुझे आज सुबह से अजीब अजीब सपने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कोई साधारण सपना नहीं है। एक सपने के ऊपर दूसरा सपना, दूसरे के ऊपर तीसरा और तीसरे के ऊपर चौथा। ऐसा करके हजारों सपनों के बीच में मैं फंस गई हूँ। अब पता नहीं चल रहा ये जो कुछ भी हो रहा है वो सपना है या हकीकत। रोहन ये सब सुनकर चौंक गया। क्या तुम्हारे साथ भी यही सब हो रहा है? मेरे साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। मैं भी इन सब से बहुत परेशान हो चुका हूँ। ये सुनकर वो लड़की बोली, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे इस सपने से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। रोहन ने कहा, क्या सच में? मुझे भी बताओ कैसे? यामिनी ने कहा, मेरे पीछे आओ। यामिनी खड़ी हुई और छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ी हो गई, जिसे देखकर रोहन बोला, अरे संभल कर, ऐसे तो तुम नीचे गिर जाओगी। यामिनी ने कहा, यही तो वो रास्ता है जिससे हम इस सपने से बाहर निकल सकते हैं। रोहन ने कहा, नहीं, इससे तो हम मर जाएंगे। यामिनी ने कहा, वो तो हम हर सपने में मर रहे हैं। याद करो, हम हजारों बार मर चुके हैं। हर पल कोई ना कोई हमारी मौत का कारण बन रहा है। रोहन सोचते हुए बोला, हाँ, मैंने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया। यामिनी ने कहा, लेकिन उसमें हम मारे गए थे। इसमें हम स्वयं मरकर इस सपने और हकीकत की भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं। रोहन कुछ बोलता उससे पहले ही यामिनी ने छलांग लगा दी। रोहन नीचे की ओर देखने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। रोहन वापस लौटने लगा। तभी नीचे से आवाज आई, रोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम हर पल ऐसे ही मरना चाहते हो? तुम पागल हो जाओगे। आओ, मेरे साथ आओ, यहाँ तुम्हें इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ बहुत शांति है। मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। अब कोई सपना नहीं है, सब हकीकत है। आओ रोहन, मेरे साथ आओ। रोहन अपने आप से बोलने लगा, हाँ, ये लड़की सही तो कह रही है। मुझे इसकी बात माननी चाहिए। इससे मुझे हर पल नहीं मरना पड़ेगा। मुझे इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। जब मैं इस सपने से बाहर हकीकत में पहुंच जाऊंगा, मुझे बहुत सारा काम भी तो करना है। मुझे मॉम डैड के सपने पूरे करने हैं जो उन्होंने मेरे लिए देखे हैं। मुझे अपना सपना पूरा करना है। मुझे स्वाति से शादी भी तो करनी है। मुझे अपना जीवन बनाना है, मुझे जीना है और उसके लिए मुझे ये करना ही होगा। रोहन उस बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है और एक चीख के साथ सब शांत हो गया। सुबह उस बिल्डिंग के नीचे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
जिसे पुलिस हटाते हुए उसके अंदर गई। खून से लथपथ एक लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और वो लाश रोहन की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। वहीं रोहन के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उसके दोस्त भी वहीं खड़े हुए थे। इंस्पेक्टर हर्ष रोहन के माता पिता से कहते हैं, माफ कीजिए, ऐसे समय में सवाल करना ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या रोहन को कोई परेशानी थी जो उसने ऐसा कदम उठाया? रोहन की मम्मी रोते हुए बोली, रोहन को कोई परेशानी नहीं थी। घर से स्कूल और स्कूल से घर, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन कल से वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वो बोल रहा था कि उसे अजीब अजीब सपने दिखाई दे रहे हैं। इंस्पेक्टर हर्ष ने कहा, क्या सपने? फिर इंस्पेक्टर हर्ष रोहन के दोस्तों के पास पहुंचे। बच्चों, तुम्हें रोहन ने कुछ बताया था क्या? उसे क्या परेशानी थी? समन ने कहा, सर, रोहन कल काफी अजीब अजीब बातें कर रहा था, जैसे उसे किसी ने मार दिया, लेकिन वो मरा नहीं क्योंकि वो एक सपने में था। फिर उसके बाद उसे किसी और ने मार दिया, लेकिन वो इस बार भी नहीं मरा क्योंकि वो इस बार भी सपने में मरा था। इंस्पेक्टर हर्ष ने कहा, क्या सपने में मर रहा था? तो ये हकीकत में कैसे मरा? खैर, अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसे मरा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार ये आत्महत्या थी जो उस बिल्डिंग से गिरकर हुई थी। लेकिन क्या ये सच में एक आत्महत्या थी? रोहन के साथ जो हुआ वो सपना था या हकीकत? तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी डरावनी, भूतिया, रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।